नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम ज्योग्राफी क्लास 8 के एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 3 हो चुका है। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 4 एग्रीकल्चर कृषि। चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न, उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूँ उगाना, आदिम कृषि, फलों और सब्जियों को उगाना, वृक्ष लगाना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी, फलों को और सब्जियों को उगाना। हॉर्टिकल्चर या उद्यान कृषि के अंतर्गत हम फलों और सब्जियों का उत्पादन करते हैं, जबकि आदिम कृषि के अंतर्गत जो पुरानी पद्धतियों पर स्लैश एंड बर्न पद्धति पर खेती की जाती है। नेक्स्ट, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है ए चाय, बी कपास, सी पटसन, डी कॉफ़ी। सही आंसर है फ्रेंड्स सी पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है ए ब्राज़ील, बी भारत, सी रूस, डी चीन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए ब्राज़ील। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है और ब्राज़ील का एक पत्तन है सैंटोस, जिसको कॉफ़ी पोट बोला जाता है। ये मैं पिछले के वीडियो में बता चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कॉफ़ी पोट किसे कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे सैंटोस। नेक्स्ट, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएँ हैं कृषि, मत्स्य और संग्रहण, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना, यातायात, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए कृषि, मत्स्य और संग्रहण। आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप तथा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि और कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं वो आते हैं, इसमें पशुपालन भी आता है। जबकि द्वितीय में क्या होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप के आधार पर दूसरी वाली जो क्रियाकलाप होता है उस पर टिकी होती है। इसमें मेन रूप से विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना आदि आता है। जबकि तृतीय में जो होते हैं वो प्रमुखतया सेवा से संबंधित होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सेवा है, बैंकिंग एक सेवा है, विज्ञापन एक सेवा है। आप यहाँ मान लीजिए कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आपने गेहूँ उगाया है, तो गेहूँ उगाना जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप है। जबकि इसी गेहूँ से आटा बनाना और आटे से डबल रोटी या बिस्किट बनाना ये सब विनिर्माण की क्रिया में आता है और ये द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप हो जाते हैं। और इसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से दुकानदार तक पहुंचाना और दुकानदार द्वारा लोगों को खरीद कर खाना, ये सर्विस के रूप में प्रोवाइड कराता है। और संबंधित उद्योग को बैंक जो है वो लोन देता है या विज्ञापन होता है। ये सारी क्रियाएँ तृतीय कार्यकलाप के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए सेरीकल्चर रेशम पालन, बी पीसीकल्चर मत्स्य पालन, सी विटीकल्चर अंगूर की खेती, डी हॉर्टिकल्चर चाय की खेती। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी हॉर्टिकल्चर चाय की खेती। बाकी तीनों सुमेलित है। रेशम के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, जबकि मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। जबकि विटीकल्चर का संबंध अंगूरों की खेती से होता है। और जबकि हॉर्टिकल्चर पहले ही प्रश्न में बताया था, फलों और सब्जियों को उगाने को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जबकि चाय की खेती जो होता है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? ए निर्वाह कृषि, पारिवारिक आवश्यकता, बी स्थानांतरित कृषि, मशीनों द्वारा खेती, सी वाणिज्यिक कृषि, विस्तृत कृषि एवं अधिक पूंजी, डी मिश्रित कृषि, फसल एवं पशुपालन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर लोग खेतों को साफ करते हैं और यहाँ पे खेती करने के बाद जब यहाँ की उपजाऊ ज़मीन खत्म हो जाती है तो ये दूसरे जगह चले जाते हैं। इसे इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि भी कहा जाता है। जबकि मशीनों द्वारा खेती की विस्तृत कृषि का एक उदाहरण है। बाकी तीनों सही सुमेलित है। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्वाह कृषि किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि का विस्तृत कृषि एवं अधिक पूंजी लगा के किया जाता है। जबकि मिश्रित कृषि के अंतर्गत फसल और पशुपालन दोनों को साथ साथ किया जाता है। नेक्स्ट, रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। ए चाय, बी काजू, सी रबड़, डी गेहूँ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी गेहूँ। गेहूं जो है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं आता है। आइए रोपण कृषि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, काजू, रबड़, केला और कपास की खेती आती है। इसमें श्रम और पूंजी दोनों अधिक लगते हैं और यह एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है। इसके जो उत्पाद होते हैं उनका प्रसंस्करण या तो खेत के पास ही होता है या निकट के कारखानों में होता है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक इनको ट्रैवल करके नहीं ले जाया जा सकता है। इनके लिए परिवहन जाल अर्थात ट्रांसपोर्टेशन की उचित व्यवस्था होना चाहिए। आपको यहाँ बताते चलें कि रबर के उत्पादन में मलेशिया और कहवा के उत्पादन में ब्राज़ील अग्रणी स्थान रखता है। वर्तमान समय में रबर के उत्पादन में नंबर 1 जो देश है वह है थाईलैंड, जबकि भारत और श्रीलंका मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट,
चावल उत्पादन की आदर्श दशाएं हैं। ए उच्च तापमान, बी अधिक आर्द्रता एवं वर्षा, सी जलोढ़ मृदा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी उपयुक्त सभी। इन तीनों दशाओं में चावल का उत्पादन अच्छी तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट, गेहूं उत्पादन की आदर्श दशाएं हैं। ए मध्यम ताप एवं वर्षा, बी शस्य कर्तन के समय तेज धूप, सी दोमट मृदा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी उपयुक्त सभी। गेहूं उत्पादन में चावल की अपेक्षा कम वर्षा की ज़रूरत पड़ती है और गेहूं की जब कटाई होती है अर्थात शस्य कर्तन के समय धूप का होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, मिलेट उत्पादन हेतु आदर्श दशाएं हैं। कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान, कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। मिलेट अर्थात जो मोटे अनाज होते हैं उनके उत्पादन के लिए आदर्श दशाओं के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो मोटे अनाज अर्थात ज्वार, बाजरा और रागी ये प्रमुखतया मोटे अनाज में आते हैं और इनके उत्पादन के लिए कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और कम उपजाऊ अगर बलुई मृदा है तो भी इसमें उत्पादन हो जाएगा, जबकि इस तरह की मृदा में गेहूं और चावल का उत्पादन संभव नहीं हो पाता है। मिलेट उत्पादन में पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो नाइजीरिया, चीन और नाइजर जो हैं अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। नेक्स्ट, कपास उत्पादन हेतु आदर्श दशाएं हैं। ए 200 से 210 दिन पाला रहित दिन, बी उच्च तापमान एवं हल्की वर्षा, सी काली व जलोढ़ मृदा, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी दिन में से सभी। कपास उत्पादन के लिए 200 से 210 दिन अर्थात लगभग 7 महीने तक पाला रहित दिन होना चाहिए, अर्थात अगर पाला पड़ेगा तो वहाँ पे कपास की फसल बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तापमान उच्च होनी चाहिए और वर्षा बल हल्की होनी चाहिए। अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो जो कॉटन का जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो भीग जाते हैं और भीग के नीचे गिर जाते हैं, फसल क्या होती है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। कपास उत्पादन के लिए काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन जलोढ़ मृदा में भी कपास का उत्पादन हो जाता है। काली मृदा को कहीं रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। तो प्रश्न अक्सर पूछता है कि कपास उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है, तो काली न दे करके रेगुड़ दे देगा, तो आपको आंसर करना है रेगुड़ मृदा। नेक्स्ट, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा तथा पर्वतीय ढाल किस फसल के उत्पादन हेतु उपयुक्त दशाएं हैं। ए चाय, बी कॉफ़ी, सी मक्का, डी पटसन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स बी कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु होना चाहिए और सुअपवाहित दोमट मृदा अर्थात अगर बारिश हो तो जो पानी है वो आराम से नीचे चला जाए, और पर्वतीय ढाल भी होना चाहिए। अगर ढाल रहेगा तो पानी आराम से नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य है। ए कृषि क्षेत्रों में विस्तार, बी उर्वरकों का प्रयोग, सी उच्च उपज वाली बीजों का प्रयोग, डी खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। ये जो है कृषि के विकास का जो चरम लक्ष्य है अर्थात जो गोल है वो खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है, और इस गोल में जो बाकी सारी चीज़ें आती हैं वे साधन हैं, जबकि साध्य क्या है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। नेक्स्ट, स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत, डी सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी सभी। स्थानांतरित कृषि झूम कृषि भी बोला जाता है। ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका क्षेत्रों में और दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में और उत्तरी पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही प्रचलित है। नेक्स्ट, जलवासी पशुचारण प्रचलित है। ए सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, बी मध्य एशिया में, सी भारत के कुछ भागों में, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी उपयुक्त सभी। जलवासी पशुचारण वे होता है कि जो पशु होते हैं उनके साथ किसान चलता रहता है और मौसम बदलने के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट होते रहते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं चारे की खोज में। इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न, ए झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत, बी मिल्पा मैक्सिको, सी रोका ब्राज़ील, डी चेना मलेशिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी चेना मलेशिया। इसमें झूम कृषि के प्रकार को दिया गया है और देश दिए गए हैं। तो झूमिंग कृषि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है, झूम कृषि को मिल्पा के नाम से, जबकि ब्राज़ील में रोका के नाम से जानते हैं। जबकि चेना मलेशिया नहीं बल्कि श्रीलंका में झूम कृषि को कहा जाता है, जबकि मलेशिया में झूम कृषि को लदांग नाम से जानते हैं, और इंडोनेशिया और जावा में भी झूम कृषि का नाम लदांग ही है। तो लदांग से कितने देश संबंधित हो गए 3, मलेशिया, इंडोनेशिया और जावा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।